शुरू करते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया है। एक दिन पहले ही मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना से इसे लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। उन्होंने कहा कि मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और मैं इनकी शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि बताओ, अब शक्ति को समाप्त करने वालों को मौका देंगी क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि कल मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का उपयोग किया, उसे हिंदू धर्म से जोड़ा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें शक्ति से लड़ना है, जिसको प्रधानमंत्री ने अपना हथियार बना लिया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग एक नया इतिहास रचने वाले हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए शक्ति शब्द का उपयोग किया। क्या आज विपक्ष एक बार फिर से चूकता हुआ नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति शब्द को अपना हथियार बना लिया है? बिल्कुल, बेशक दिनकर, देखिए कल जिस तरह से तमाम विपक्षी दल एक मंच पे नजर आए मुंबई में और वहां पे लगातार इस बात को कहते नजर आए राहुल गांधी कि हमें शक्ति के खिलाफ लड़ना है, और बात कही कि जो तमाम जो शक्तियां हैं, जो खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो शक्ति है उसके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है। तो कहने के उसको पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से शक्ति की बात विपक्ष के लोग कहते हैं, और मेरे लिए शक्ति तो मेरी माँ है, बहनें हैं, वो मेरी शक्ति है। और उन्होंने कहा कि जब पहली बार चंद्रयान लैंड हुआ था तब उसका नाम शक्ति रखा गया था। तो कहीं ना कहीं मैं शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात नहीं, मैं उनके साथ मौजूद हूं। तो कहने के बड़ा पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम विपक्षी नेताओं को के ऊपर किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते नजर आए, तो आज प्रधानमंत्री मोदी अकेले आज तेलंगाना में जनसभा में उन्होंने कहा कि शक्ति तो मेरे लिए माताएं हैं, बहनें हैं, और ये तमाम लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं और मैं हमदम उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि अब जो टारगेट की गई थी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने पलटवार किया है। और कहीं ना कहीं बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और बड़ी बात कही है कि जो शक्ति के खिलाफ जो बात कहते हैं वो शक्ति को समझते नहीं हैं, और शक्ति का मायना बहनें होती हैं, माएँ होती हैं। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी जिस शक्ति का जिक्र कर रहे थे, उनके हिसाब से वो शक्ति ईडी, आईटी, सीबीआई और ईवीएम का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन विपक्ष को कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे सनातन धर्म का अपमान और महिलाओं के अपमान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक देखिए राहुल गांधी जिस अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, ईवीएम की बात की, और ईवीएम है जो को टारगेट करते हुए बात कह रहे थे कि ईवीएम के थ्रू जीतने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को राजा के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो तमाम शक्तियां हैं उसकी बात जिक्र की, उन्होंने शक्ति के खिलाफ लड़ना है, शक्ति जो सरकारी एजेंसीज है उनके खिलाफ लड़ना है। तो तमाम ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते नजर आए मंच में, और कई तमाम नेता मौजूद थे, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग वहां मौजूद थे, वो लोग भी बयान देते नजर आए थे। लेकिन उसका पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में आज किया तेलंगाना में। उससे साफ नजर आ रहा है कि जो आरोप या जो बातें विपक्ष के नेता कर रहे थे, उसका पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभा में करते नजर आए आज। जी बिल्कुल पंकज, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं कि अगर आप शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं अपनी शक्ति को बचाने के लिए, यानी माताएं बहनें को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा।
प्रधानमंत्री का यह बयान कि जान की बाजी लगा दूंगा कितना इंपैक्ट करेगा महिलाओं पर खास करके, क्योंकि पहले ही सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से आधी आबादी का जिक्र किया जाता है, आरक्षण की बात भी जग जाहिर है। बिल्कुल बेशक, अगर आप पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर, नरेंद्र मोदी का, तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट रिलेट करती हैं महिलाओं के साथ, चाहे वो लाडली योजना हो मध्य प्रदेश की, या महिलाओं को 33% आरक्षण देना हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए 3 तलाक का खत्म करना हो, तो तमाम ऐसी योजना, लाडली बहना योजना हो या जो लखपति दीदी योजना हो, या तमाम सेल्फ ग्रुप जो है, स्वयं समूह जो ग्रुप है वो तमाम महिलाएं हों, तो तमाम प्रधानमंत्री में तमाम ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के फेवर में नजर आती हैं। तो ऐसे में जब ऐसा बयान आता है तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बयानों को लपकते हैं और उल्टा पलटवार उन विपक्ष के नेताओं को करते हैं जो महिलाओं और बहनों के खिलाफ कुछ कहेगा तो उनके साथ में उनके आत्मसम्मान के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना के जनसभा में देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ब्रह्मनगर मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएसडी सचिव को भी हटाया गया है। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगल बज चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह भी किया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है, 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिव को भी हटाया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास, जहां इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल किया, 6 राज्यों के गृह सचिवों को इधर से उधर कर दिया, उनको हटा दिया गया है? अमरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामियों की वजह से हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप से हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल, जो कि लगातार हिंसा से प्रभावित रहा है, पिछले नगर निगम के चुनावों के दौरान बंगाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जहन में होगी और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा। और इसके साथ ही जानकारी दे दें कि इससे पहले यानी कि 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया था, वहां के डीजीपी को हटाया गया था। तो बंगाल के डीजीपी को हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही 6 राज्यों के गृह सचिव भी हटाए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए पहला नोटिफिकेशन जारी करने से पहले 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल पिछली बार जब बंगाल में
नगर निगम के चुनाव हुए, उस दौरान की जो तस्वीरें देश ने देखी वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें चुनाव आयोग के लिए भी थीं और उसको लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा की दृष्टि को लेकर बंगाल के डीजीपी को हटाने का आदेश दिया है। आपको बताया कि नगर निगम के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि उस दौरान जो तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर सड़कों पर भागता हुआ दिखा था। इन तमाम चीजों को जहन में रखकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया और बंगाल के डीजीपी को बदलने का आदेश जारी किया है। वहीं हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर। अमरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया, गृह सचिवों को हटाया है और साथ ही बंगाल के डीजीपी को हटाया गया है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल एक बड़ी खबर है और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है जी। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया है। चुनाव ड्यूटी से हटाने का मतलब यही है कि जब तक चुनाव चलेगा, जब तक आचार संहिता चलेगी, तब तक वो अपनी ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, यहीं तब तक गृह सचिव का चार्ज उनके पास नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश में गृह सचिव का चार्ज जो है वो IAS संजय प्रसाद के पास था। IAS संजय प्रसाद जो है प्रमुख सचिव के रूप में, क्योंकि अपने कैडर में प्रमुख सचिव थे वो, अब वो गृह मंत्रालय नहीं देखेंगे। और ऐसे ही गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी जो गृह सचिव हैं, प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव लेवल के जो भी अधिकारी गृह विभाग के सचिव के रूप में जिम्मेदारी देख रहे हैं, उनको फिलहाल उनकी इस जिम्मेदारी से इलेक्शन कमीशन ने तत्काल हटा दिया है। अब उनके यहाँ पर नए अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी और वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन गृह विभाग को देखेगा। गृह विभाग की एक बड़ी भूमिका है, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर, कानून को लेकर गृह विभाग बड़ी जिम्मेदारी देखता है। और इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी ड्यूटी से हटा दिया है। और जी बिल्कुल अमरेंद्र, और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का मतलब क्या है? समझा जाए कि चुनाव आयोग के जहन में वो नगर निगम के चुनावों की तस्वीरें थी जिस समय कितने 50 लोगों की तकरीबन मौत हुई थी और कैसे एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा था, यानी चुनाव की दृष्टि से सुरक्षा को जहन में रखकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में संजय प्रसाद IAS जो हैं वो मुख्यमंत्री के अति विश्वसनीय हैं, तो उनके रहने से ये विपक्षी दलों की बात थी। विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि इनको हटाया जाए। विपक्षी दलों का ये कहना था, INDIA गठबंधन के जो मुख्य घटक यहाँ समाजवादी पार्टी है उसका और कांग्रेस का कहना था कि संजय प्रसाद के रहते कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष को लाभ होने की स्थिति है। और ऐसे ही इसी कड़ी में आप मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं उनकी शिकायत भी थी कि उनके रहने से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभावित हो सकता है। और कहीं न कहीं इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हीं के मद्देनजर, इन शिकायतों के मद्देनजर और चुनाव जो है वो निष्पक्ष रहे, इसके मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का घोषणा हो गई है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इन सबके बीच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति फिलहाल एनडीए में स्पष्ट नहीं हो सकी है। चाहे बिहार एनडीए की बात कर ले या फिर महागठबंधन की, दोनों में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में होंगे। आज शाम पटना से करीब रात 8:15 पर वह दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। बिहार में एनडीए के भीतर अगले 2 दिन में सीट बंटवारा हो सकता है। अंतिम फैसला होने पर दिल्ली से ही एनडीए के गठबंधन का ऐलान होगा और सीएम का 21 मार्च को पटना लौटने का कार्यक्रम भी है। अगला 2 दिन यानी 19 और 20 मार्च बिहार के एनडीए गठबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आज उनकी मुलाकात होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, क्या कुछ खबर है आपके पास? आज नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, क्या आज जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है वह सुलझ जाएगा? आज एनडीए की सीट शेयरिंग की ऐलान हो सकती है क्या? बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से चल रही है और हमें याद होगा कि 2019 में ही डबल इंजन की सरकार मिलकर 2019 लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें बेहतर प्रदर्शन किया था जदयू और बीजेपी दोनों ने। तो इस तरीके से इस बार फिर से सीट फॉर्मूला तय किया जा रहा है और आपको बता दें कि सीट फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और कल सीटों को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं।
जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां अपना बीजेपी कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, बिहार में चिराग पासवान के साथ डील होने के बाद खबर यह है कि पशुपति पारस अलग जा रहे हैं, कैसे संभाल कर रखेंगे? एक तरफ उन्होंने कह दिया हाजीपुर सीट तो वो लड़ेंगे ही और चिराग पासवान का लड़ना तय माना जा रहा है, तो इन चीजों को एनडीए कैसे मैनेज करेगी और नीतीश कुमार के लिए कितना यह मुश्किल होगा डील करना, क्योंकि नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान को पसंद नहीं करते। बिल्कुल दिनकर, आपने सही कहा कि अगर चिराग और पशुपति पारस के बीच के संबंध की बात करें और हाजीपुर सीट की बात करें तो पिछले लंबे समय से हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर दोनों चाचा भतीजा में तकरार रही है और बीजेपी बखूबी इस चीज को जानती है, लेकिन इसके बावजूद हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में दिया जा रहा है, जो अंदर से अभी तक खबरें हम तक पहुंची है। और इसके साथ ही पशुपति पारस को मनाने के लिए उनकी पार्टी को भी एक सीट दिया जा रहा है, लेकिन वो सीट कौन सी होगी अभी उसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और अगर बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात कर ले तो 16, 17 और 7 का फॉर्मूला तय हुआ है। 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 4 सीटें मिली हैं और उसके साथ ही बाकी जो 3 पार्टियां हैं, हम, रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों पार्टियों को एक सीट दी जा रही है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला तय किया गया है। लेकिन अब क्या है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अचानक से दिल्ली आने की खबर सामने आती है, मुख्यमंत्री आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे, कल एक बैठक होगी और बैठक के तुरंत बाद दिल्ली से ही बिहार के लोकसभा सीटों का जो ऐलान है वो कल कर दिया जाएगा। और ये तय है कि एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक है। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच के रिश्तों की बात कर ले या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्तों की बात कर ले, जी बिल्कुल आयुषी, आपसे आगे भी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बैठते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आज यानी कि सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनिंदा तौर पर क्यों दे रहे हैं। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड का नंबर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने गुरुवार शाम 5 बजे तक एसबीआई को एक हल्फनामा दाखिल करने को कहा। हल्फनामे में इस बात का जिक्र करना होगा कि उनके पास कोई जानकारी अब बची नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि एक बार जब हमने निर्देश दे दिया तो हम आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। इस मामले में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वाले के नामों का खुलासा नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि हम अभी रिव्यू करने नहीं बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को आखिरी डेडलाइन दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? आज एसबीआई को एक तरीके से फिर से फटकार लगाई है आज सुप्रीम कोर्ट ने। क्या 15 तारीख वो दिन होगा जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी सच्चाई जनता के बीच आ जाएगी? देखिए दिनकर, 15 तारीख को महज जब पूरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्हें ऑलरेडी जमा कर दिया है, अपना पूरा डेटा सार्वजनिक कर लिया है। अब इंतजार है गुरुवार का, जब गुरुवार को जब इलेक्शन कमीशन को एसबीआई पूरा डेटा यूनिक नंबर के साथ और साथ साथ जो बॉन्ड नंबर है वो मुहैया कराएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक करेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज जब सुनवाई के दौरान एसबीआई ने अपनी तरफ से कहा कि हमें माफ़ी चाहिए क्योंकि हमने जो जजमेंट है उसको गलत तरीके से समझा, हमने उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए, इस वजह से हमने पूरा डेटा नहीं दिया। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले स्पष्ट किया कि जो भी डेटा आपके पास है, चाहे वो सीरियल नंबर हो, चाहे वो बॉन्ड नंबर, इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर हो या यूनिक वेरिफिकेशन नंबर हो, ये तमाम नंबर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तमाम जो डेटा है उसको सार्वजनिक करे, चाहे कोई भी डेटा आपके पास हो इलेक्टोरल बॉन्ड के रिलेटेड। दूसरी तरफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि गुरुवार देर शाम 5 बजे से पहले एसबीआई के चेयरपर्सन ये पूरा जो हलफनामा है वो हमें दें कि आपने पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है, ये सुनिश्चित करें। और इस बार दोबारा हमें इस बात को लेकर बात नहीं करनी होगी, इस बात की भी बात किया और कहा कि पूरा डेटा A to Z जो डेटा है आपका, जितना भी डेटा है उसमें इफ एंड बट नहीं है, पूरा डेटा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएं। तो ये माना जा रहा है कि गुरुवार देर शाम तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा डेटा मिल जाएगा एसबीआई की तरफ से और उसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा।
जी बिल्कुल पंकज, लेकिन आज वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि 2019 में एक रिव्यू डाला गया था जिसमें कहा गया था कि सारी बॉन्ड की जानकारी हमें चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जानकारी दी और कुछ पार्टियों ने जानकारी नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 से पहले जो बॉन्ड बिके हैं उनकी जानकारी अभी तक रिवील नहीं की गई है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उस पर अभी हम फैसला लेने के लिए नहीं बैठे हैं। तो क्या जो 2018 और 2019 के बीच में जो बॉन्ड बिके हैं उनकी जानकारी भी हासिल हो पाएगी क्या? बिल्कुल बेशक, देखिए 2019 से लेके अब तक जितने भी बॉन्ड इशू हुए हैं एसबीआई की तरफ से और जितने बॉन्ड रिसीव किए गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके तरफ से, उसकी जानकारी सार्वजनिक आज या कल में पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन जो मसला बचता है कि जो 2019 से पहले का जो बॉन्ड है उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जानकारी देने के लिए एसबीआई को खुद कहेगा या तो एसबीआई अपनी तरफ से पूरा डेटा दे सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि लगातार अब जो सवाल खड़े किए गए, जो याचिका लगी थी 2019 से लेकर अब तक के लेकर लगी थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। लगातार जब भी सुनवाई किया है एसबीआई को फटकार लगी है, नोटिस जारी किया है, उनको जवाब देने के लिए कहा गया। इस बार भी उनको जवाब देने के लिए कहा गया। तो इस बार माना जा रहा है 2019 से लेकर तमाम जितने भी डेटा होंगे, चाहे वो यूनिक नंबर हो, चाहे मैंने पहले कहा कि सीरियल नंबर हो या बॉन्ड नंबर हो, तमाम डेटा आपको जिन जो रिसीवर है जो गिवर है दोनों का डिटेल भी आपको अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। या सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में 2019 के पहले के भी जो होंगे वो डेटा रिलीज आने वाले समय में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।